हेलो, मैं डॉक्टर पी.के. वर्मा बायोलॉजी क्लासेज में आप सभी छात्रों और शिक्षक बंधुओं का स्वागत करता हूं। पिछले सेशन में हमने फ्लावरिंग प्लांट के रिप्रोडक्शन की विभिन्न प्रक्रियाओं का अध्ययन किया। उसी समय मैंने कहा था कि फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट और सीड्स का निर्माण होता है। जब फ्रूट का निर्माण होता है तो उसी के अंदर सीड का निर्माण होता है और सीड से अगले जनरेशन का निर्माण होता है, यानी कि सीड के अंदर ही भ्रूण विकास होता है, एम्ब्रायो का निर्माण होता है और उसी के विकास से फिर नए पीढ़ी के पौधे का निर्माण होता है। तो फ्रूट क्या है? तो फर्टिलाइजेशन के बाद मैच्योर ओवरी यानी परिपक्व ओवरी से फ्रूट का निर्माण होता है, जिसमें ओवरी की दीवार से फल की दीवार का निर्माण होता है और ओव्यूल से बीज का निर्माण होता है। ओवरी की दीवार को पेरिकार्प कहते हैं, जिसके 3 हिस्से इपिकार्प या एक्सोकार्प, बीच वाला मीजोकार्प और अंदर वाला एंडोकार्प होता है। ओव्यूल का अपना दीवार होता है जिसे टेगुमेंट कहते हैं। अब किसी किसी फल में एक ही बीज पाया जाता है, लेकिन किसी किसी फल में आप देखेंगे बहुत सारे बीज पाए जाते हैं। तो जिस फल में एक ही ओव्यूल होता है उसमें एक बीज पाया जाता है, और जिसमें बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं उसमें बीज भी बहुत सारे होते हैं, अनगिनत होते हैं। अब ओव्यूल सैक की दीवार से सीड कोट बनता है। इसके अंदर जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है, फर्टिलाइजेशन के बाद वह प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है। उससे एंडोस्पर्म नाम के टिश्यू का विकास होता है। वह एक पोषी ऊतक है, न्यूट्रिटिव टिश्यू है, भोजन जमा करना उसका काम है। जबकि जायगोट से एम्ब्रायो का निर्माण होता है, वह अगली पीढ़ी का पहला स्टेज है, डायप्लॉइड जनरेशन का पहला स्टेज बनता है। कभी कभी कुछ फल का निर्माण बिना निषेचन के हो जाता है, बिना फर्टिलाइजेशन के हो जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो तो ओव्यूल नष्ट हो जाते हैं, और जब ओव्यूल नष्ट हो जाएंगे तो बीज का निर्माण नहीं होगा। तो बिना फर्टिलाइजेशन के जो फल का विकास होता है वह सीडलेस होता है, बीज रहित होता है। इस तरह के फल के विकास को पार्थेनोकार्पिक कहते हैं और फल को पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ पर सीड नहीं बना है, इसका मतलब रिप्रोडक्शन की क्रिया नहीं है। इससे कोई अगला जनरेशन, अगली पीढ़ी की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। जबकि बिना निषेचन के ही कुछ एनिमल्स में, जैसे कि हनी बी में, मेल चाइल्ड का निर्माण होता है, तो वहाँ उसे पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है। तो पार्थेनोकार्पिक अनफर्टिलाइज्ड फ्रूट और पार्थेनोजेनेसिस बिना फर्टिलाइजेशन के संतान उत्पत्ति, ये 2 अलग अलग टर्म हैं। अब विकास के आधार पर फलों को 3 प्रकार में बांटा गया है, सिंपल, एग्रीगेट और कंपोजिट फल। और कभी कभी कुछ फल को हम लोग
नकली फल फॉल्स फ्रूट भी कहते हैं। तो सिंपल फल क्या है? तो यह एक ओवरी से बनता है। अब यह एक ओवरी मोनोकार्पेलरी कंडीशन में एक ही कार्पेल का ओवरी है, लेकिन अक्सर आप देखते हैं कि कार्पेल्स बहुत बड़ी संख्या में है, 2 है, 3 है, 5 है, बहुत सारे हैं, और ये आपस में जुटकर सिनकार्पस ओवरी का निर्माण करते हैं, जिसके अंदर हर यूनिट के हिसाब से एक एक चैम्बर पाया जाता है। आप टमाटर का क्रॉस सेक्शन लेंगे, 2 चैम्बर मिलेंगे, तो बाइकार्पेलरी सिनकार्पस हुआ। आप खीरा काटते हैं तो 3 चैम्बर मिलता है, 3 भाग मिलता है, तो यह ट्राइकार्पेलरी सिनकार्पस है। और आप भिंडी का सेक्शन देखते हैं, उसमें 5 चैम्बर हैं, तो यह पेंटाकार्पेलरी सिनकार्पस है। इससे अधिक आपको याद है, लेमन को काट के देखिए, ऑरेंज को छील कर देखिए, आपको 10-11 अलग अलग यूनिट्स दिखाई पड़ेंगे। इसका मतलब ये मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस है। इनमें 1-2 कार्पेल्स का वेरिएशन देखा जा रहा है। अब इस तरह के ओवरी जब मैच्योर होते हैं तो उनसे सिंपल फ्रूट का निर्माण होता है। अब फ्रूट बॉल कितना विकसित है, इसके आधार पर, खास करके उसके मेसोकार्प के विकास के आधार पर, उसे रस भरा यानी सैकुलेंट या शुष्क फल ड्राई फल फ्रूट कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग सैकुलेंट फ्रूट यानी रस भरा फ्रूट देखें। इसमें मेसोकार्प काफ़ी विकसित होता है। एंडोकार्प पतला भी हो सकता है, सीड कोट भी बना सकता है, और एकदम इनविजिबल भी हो सकता है। तो इसमें काफ़ी मात्रा में फ्रूट के वाल में ही फूड जमा रहता है। अक्सर ये जूसी और फ्लेशी होते हैं, लेकिन कभी कभी ये फाइब्रस भी हो सकते हैं या चमड़े की तरह लेदरी भी हो सकते हैं। लेमन में और पोमग्रेनेट में आगे उदाहरण के साथ हम समझाएंगे। इसमें फ्रूट बॉल विकसित नहीं है, मेसोकार्प विकसित नहीं है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक टिपिकल फ्रूट के उदाहरण के रूप में लिया जाता है, यह है ड्रूप। मैंगो इसका टिपिकल एग्जाम्पल है, लेकिन कोकोनट, जामुन, बेर, खजूर, तार का फल, यह सब भी ड्रूप ही है। तो मैंगो में इपिकार्प पकने के बाद छीलकर अलग किया जा सकता है। मेसोकार्प इसका गूदेदार होता है, और कुछ आम के वैरायटी में काफ़ी फाइब्रस भी होता है। कोकोनट में पूरा का पूरा मेसोकार्प रेशेदार होता है, जबकि तार के फल में रेशेदार और रसीला दोनों हिस्सा पाया जाता है। ड्रूप में एंडोकार्प सीड कोट के सबसे बाहर एक खूब कठोर स्टोनी हार्ड टेस्टा का निर्माण करता है। जबकि मैंने पहले कहा कि कोकोनट में मेसोकार्प रेशेदार है, तो उसमें आप क्या खाते हैं? तो कोकोनट में आप उसका लिक्विड एंडोस्पर्म खाते हैं, जो एक न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। काफ़ी देर के बाद, काफ़ी समय के बाद, जब किनारे में गरी जमा होने लगता है, तो वह सेलुलर एंडोस्पर्म में बदलता है। यह आम का एक फल है। सबसे बाहर छिलका देख रहे हैं आप, यह क्या हुआ? तो यह है एक्सोकार्प। आप जिस भाग को खाते हैं, गूदेदार भाग, वह है मेसोकार्प। अंदर जो आम के आठी के ऊपर, सीड के ऊपर कड़ा हिस्सा है, वह है एंडोकार्प। जब आप इसे
काटेंगे लंबे लंबी तो इस कड़ा हिस्सा के नीचे एकदम पतला सा पेपरी स्ट्रक्चर मिलेगा। वह वास्तव में ओव्यूल की दीवार यानी टेगुमेंट है और अंदर में आम का एम्ब्रायो और कॉटिलेडन मिलेगा। कच्चा आम जिसे आप अचार के रूप में काटा जाता है उसमें आप कॉटिलेडन स्पष्ट रूप से देखते हैं। अन्य कई प्रकार के रस भरे फल हैं जैसे बेरी। यह सुपरियर या इंफेरियर दोनों प्रकार के ओवरी से बन सकता है। टमाटर सुपरियर ओवरी है। ब्रिंजल में भी ओवरी सुपरियर है। चिलीज यानी मिर्च में भी सुपरियर ओवरी है। लेकिन गुआवा यानी अमरूद में इन्फेरियर ओवरी है। पीपो दूसरा टाइप है। कद्दू, नेनुआ, परवल, करेला, खरबूजा, तारबूजा इत्यादि पीपो है। यह हमेशा इन्फेरियर ओवरी से बनते हैं और इनका प्लेसेंटेशन पेराइटल है यानी बीज बगल की दीवार से जुटे रहते हैं। हेस्पेरिडियम जो लेमन और ऑरेंज में है, इसमें फ्रूट वाल लेदर की तरह, चमड़े की तरह लचीला और मोटा हो जाता है। लेकिन अंदर जो भाग आप खाते हैं वह एंडोकार्प से जुटा हुआ फ्लेशी हेयर्स है। हेयर्स में फ्रूट का फूड मटेरियल जमा है। पोम, सेब और नाशपाती में आप जब लंबे लंबे सेक्शन काटते हैं तो एकदम अंदर की ओर जो गोल हिस्सा है जिसमें बीज दिखाई पड़ता है वास्तव में वही इसका फ्रूट है। बाकी जो चारों ओर से मोटा और मांसल हिस्सा है वह इस फ्रूट को घेरते हुए थैलेमस है यानी इसका एडिबल पार्ट थैलेमस है, पुष्पाधार। अब पांचवा प्रकार है बेलॉस्टा। अनार या बेदाना में आप इसे देखते हैं लकड़ी की तरह कड़ा फ्रूट वाल है। एंडोकार्प इसका अंदर कागज की तरह पतला पतला हो जाता है और आप क्या खाते हैं तो आप बीज निकालते हैं। सीड कोट जो है उसी में रस भरा होता है। तो एडिबल पार्ट हुआ सीड कोट। और अंतिम है एम्फिसार का उदाहरण है बेल। इपिकार्प इसका मोटा और हार्ड हो जाता है पत्थर की तरह कड़ा, लेकिन मीजोकार्प गूदेदार है। मीजोकार्प के बाद अंदर के तरफ एंडोकार्प सीड्स को घेरे रहता है और सीड कोट से भी लसलसा पदार्थ यानी म्यूसिलेज निकलता है। तो इसके मांसल और म्यूसिलेज दोनों प्रकार के हिस्सों को खाया जा सकता है। शुष्क फल में पकने के बाद फ्रूट वाल कड़ा हो जाता है, उसमें कोई फूड मटेरियल नहीं पाया जाता है। इसलिए इस तरह के फल में सीड को ही खाया जा सकता है। हालांकि सेब में ग्रीन कंडीशन में आप फ्रूट वाल को खाते हैं, मीजोकार्प को खाते हैं, लेकिन पकने के बाद यह भी सूखकर लकड़ी की तरह कड़ा हो जाएगा और यह फ्रूट दो भागों में फट जाया करता है। तो कोई फ्रूट जो पककर फटता है स्फुटनशील यानी डेहिसेंट कहलाता है और जो नहीं फटता है अस्फुटनशील यानी इनडेहिसेंट कहलाता है। तीसरा केस है जिसमें कि फल फटता नहीं है, टूटकर कई टुकड़ों में बढ़ जाता है, तो इसे साइजोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। तो डेहिसेंट में फटकर अलग अलग हो गया, गुलमोहर में, सीम में, बबूल में
कैसिया में इसे लेग्यूम कहा जाता है, जबकि आँख में कैलोट्रोपिस में फॉलिकल कहलाता है। एक हिस्से से यह फट जाता है और अंदर रुई समेत बीज बाहर उड़ने लगता है। अंदर खोखला रहने के कारण इसे फॉलिकल कहा गया। धतूरा में, पॉपी में, कॉटन, लेडीज फिंगर यानी भिंडी में यह कैप्सूल है। अपने जोर पर से यह फटाक या पप की आवाज़ के साथ फट जाता है और फटने के बाद इसके बीज इधर उधर बिखर जाते हैं। सरसों में नीचे से ऊपर की ओर फल पड़ता है। अब बीच में एक धागे जैसा एक्सिस होता है, रेपलम होता है, उसी पर बीज पाए जाते हैं, वे नीचे की ओर झड़ते हैं। इस तरह के फल को सिलिक्वा कहा जाता है। कैंडी टफ्ट ऐसा ही होता है लेकिन छोटा होता है, तो उसे सिलिकुला कहते हैं। अब अस्फुटनशील फल में जो पकने के बाद फटे नहीं, सबसे महत्वपूर्ण है ये कैरियोप्सिस। गेहूँ, धान, मकई, जौ, ज्वार, बाजरा, इन सभी में कैरियोप्सिस पाया जाता है। इसमें फ्रूट बाल और सीड कोट मिलकर एक हो जाते हैं। तो जो बीज आप देखते हैं वह वास्तव में फ्रूट है, क्योंकि उसके फ्रूट बाल को हटाया नहीं जा सकता है, इसलिए यह फ्रूट है। कैश्यू नट, काजू, वाटर चेस्टनट और लीची, ये तीनों नट ही हैं। लीची एक नट है। इसमें जो लीची का छिलका है वह पूरा फ्रूट वाल है, और जो खाने वाला हिस्सा आप देखते हैं, ये गूदेदार हिस्सा इस फिगर में दिखलाया गया है। यह वास्तव में बीज का एक हिस्सा है जो इसके बेसल पार्ट से निकलकर एक पत्ते की तरह चारों ओर से बीज को लपेट लेता है। जिस लीची में बीज बड़ा हो जाता है, अधिकांश भोजन जमा कर लेता है, उसमें आप ये गूदेदार एरिल कम देखेंगे। और जिस किसी लीची में आपको ढेर सारा गूदेदार हिस्सा मिलेगा, आप ध्यान दीजिएगा उसका बीज हमेशा सूखा रहता है। तो अगर सीड में चला जाता है फूट तो सीड बड़ा और गुदा कम, और अगर नहीं जा पाया तो सीड छोटा और गूदेदार हिस्सा ज़्यादा मिलेगा। तो यह एक ड्राई फ्रूट के अंतर्गत पाया जाता है। कंपोजिटिव फैमिली में, जिसे एस्टेरेसी कहते हैं, जैसे कि सूरजमुखी, तो इसमें बहुत सारे फ्रूट एक ही फ्लावर के अंदर है। यह एक इन्फ्लोरेसेंस है, हेड या कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस। तो फ्रूट की सतह पर रोएदार रचनाएं बनती है, जिसकी मदद से यह हवा में उड़ सकता है। इस तरह के फ्रूट को सिप्सेला कहा जाता है। कुछ फल ऐसे हैं जिनके पेरिकार्प पंखनुमा हो जाते हैं, उसे समारा कहते हैं। और जो फल टूटकर कई टुकड़ों में टूट जाए, आप अमलतास के फल को भी टूटते देखिएगा, तो उसे साइजोकार्पिक कहते हैं। आप अपने किचन में जाकर धनिया देखिए, धनिया का फल गोल होता है जो बीचे बीच फटकर दो भाग में बढ़ जाता है। तो ये दोनों हिस्सा क्रीमोकार्प कहलाता है। इमली, यह भी एक ड्राई फ्रूट है, लेकिन इसे आप अपवाद मान सकते हैं। इसमें मीजोकार्प विकसित है। तो ड्राई फ्रूट के परिवार में रहने के बावजूद यह खुद ड्राई नहीं है। इसी तरह आपको छुई मुई यानी लाजवंती के फल में, ग्राउंड नट में, बबूल में कई टुकड़ों में टूट जाने वाला फल मिलेगा, जिसे लोमेंटम कहा जाता है। ये देखिए इमली का फल है। आप सब फटा हुआ फल देखे हैं।
कभी न कभी घर में आता है और बहुत लोगों को बहुत स्वादिष्ट लगता है। इसमें काफ़ी मात्रा में टारटारिक एसिड जमा होता है। कैस्टर फ्रूट 3 भागों में बढ़ जाता है। फटने के बाद एक फट की आवाज़ के साथ 3 टुकड़ों में टूट जाता है। इसे रेगमा कहते हैं। जिरेनियम नाम का फ्रूट 5 टुकड़ों में टूटता है। तुलसी और आइब्यूटिलॉन इस तरह के फल का नाम कार्भार्यूलस टाइप कहलाता है। यह भी एक साइजोकार्पिक फ्रूट है। एबूटिलॉन एक जंगली पौधा है जो अक्सर खेतों में मिलता है और इसका भी महत्वपूर्ण उपयोग है दवाइयों के रूप में। और तुलसी तो आप जानते ही हैं, यह एक पवित्र पौधा है। अब एग्रीगेट फ्रूट क्या है? तो कई बार एक फूल के अंदर बहुत सारे कार्पेल होते हैं, लेकिन ये कार्पेल पूरी तरह एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। इसका कोई हिस्सा आपस में नहीं जुड़ता है। तो इस परिस्थिति को कहते हैं मल्टीकार्पेलरी एपोकार्पस गाइनोसियम। तो हर एक कार्पेल के ओवरी से एक फल बनेगा और फलों का यह समूह एक दूसरे से किनारे किनारे चिपक जाता है। तो देखने में ऐसा लगता है कि वह एक ही फल है। तो ऐसे फल को एग्रीगेट फ्रूट या इटेरियो कहते हैं। अब हर एक अकेला फल अपने आप में बेरी हो सकता है, ड्रूप हो सकता है। तो इस दृष्टि से इसे अलग अलग नाम दिया गया, जैसे इटेरियो ऑफ फॉलिकिल, माइकेलिया यानी चंपा वृक्ष के जो फल होते हैं वह इटेरियो ऑफ फॉलिकल्स हैं। इटेरियो ऑफ बेरीज, शरीफा, यह एक पुंज फल है, एग्रीगेट फ्रूट है। हर गोल घेरा आपको जो दिख रहा है एक ओव्यूल से, एक ओवरी से बना हुआ है। इटेरियो ऑफ अकिन्स, क्लेमेटिस और स्ट्रॉबेरी में आपको सतह पर थोड़ा नुकीला नुकीला हिस्सा मिलेगा। वह हर एक नुकीला हिस्सा समझ लीजिए कि स्टाइल का हिस्सा है। इटेरियो ऑफ ड्रूप, जो रसभरी यानी रास्पबेरी आप खाते हैं, वह ड्रूप्स का समूह है। अब अंतिम हिस्सा है कंपोजिट फ्रूट। यह पुष्पक्रम यानी इन्फ्लोरेसेंस से बनता है, यानी सैकड़ों फूल एक दूसरे के निकट बहुत ही क्लोजली उत्पन्न होते हैं। सबके अपने अपने अलग अलग ओवरी हैं, लेकिन फल बनने पर ये ओवरी एक दूसरे से चिपक जाते हैं और एक बड़ा सा फल का निर्माण करते हैं। कटहल में पाइन एप्पल और मलबेरी में इसे सोरोसिस कहा जाता है, जबकि बरगद, पीपल और अंजीर या गूलर के फल हाइपेंथोडियम नामक इन्फ्लोरेसेंस से बनते हैं। इनसे उत्पन्न फल को सिंकोनस कहते हैं। इसमें जो हिस्सा आप खाते हैं वो वास्तव में इन्फ्लोरेसेंस का पेडंकल है, यानी इसे भी आप एक नकली फल, फॉल्स फ्रूट मान सकते हैं। तो इस तरह आपने विभिन्न फलों के नाम पढ़े, उदाहरण पढ़े और प्रकार पढ़े। यह थोड़ा नीरस लगने वाला लेकिन बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देना चाहते हैं उन्हें किसी बॉटनी के टेक्स्ट बुक से फल और इन्फ्लोरेसेंस, फ्रूट और पुष्पक्रम, ये 2 चैप्टर्स को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।